गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे एक नया चैप्टर, नई यूनिट स्टार्ट करेंगे और यह यूनिट है हमारी तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि तंत्रिका तंत्र होता है वो किस प्रकार का तंत्र होता है। यानी इससे पहले की जो क्लासें पढ़ी है उसमें हमने पढ़ा था कि शरीर में कौन कौन से पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, उन पोषक पदार्थों का पाचन कैसे होता है, उन पाचक पदार्थों से ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, श्वसन की क्रियाविधि कैसे संपन्न होती है। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि उत्सर्जी पदार्थ किस प्रकार से बनते हैं, उनका बाहर की ओर निष्कासन कैसे होता है। विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ एवं उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों का शरीर में परिवहन किस प्रकार से होता है, परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ा था। अब हम क्लास में पढ़ेंगे कि मनुष्य के शरीर में जो विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं, जिनके द्वारा मनुष्य के शरीर के विभिन्न अंगों के मध्य एवं बाह्य वातावरण के मध्य समन्वय एवं नियंत्रण करते हैं, उस तंत्र को हम कहते हैं अंतःस्रावी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि मानव शरीर में विभिन्न क्रियाओं एवं उनके मध्य समन्वय है वह दो प्रकार के तंत्रों के द्वारा किया जाता है। एक तंत्रिका तंत्र ध्यान रखना है और दूसरा कौन सा तंत्र ध्यान रखना है, अंतःस्रावी तंत्र। एक हमारे सामने वर्ड आता है समन्वय, किसे कहा जाता है? तो समन्वय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों के मध्य तथा शरीर के विभिन्न कार्यों के मध्य, यानी दो या दो से ज़्यादा अंग होंगे, उन अंगों के कार्यों के मध्य समन्वय हो, उन अंगों के मध्य विभिन्न क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के मध्य जो नियंत्रण होता है, उन क्रियाओं को संचालित करने, उन क्रियाओं को संचालित होने में सहायता प्रदान करने से संबंधित जो कार्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, समन्वय कहते हैं। तो दो या दो से अधिक अंगों के कार्यों के मध्य आपको ध्यान रखना, नियंत्रण करना तथा उन कार्यों में सहायता करने से संबंधित तंत्र होगा, उसे हम क्या कहेंगे, समन्वय तंत्र। और समन्वय तंत्र होता है वो दो प्रकार के तंत्रों से मिलकर बना होता है। एक आपको ध्यान रखना अंतःस्रावी तंत्र और दूसरा कौन सा ध्यान रखना है, तंत्रिका तंत्र। पहला आप ध्यान दीजिए अंतःस्रावी तंत्र। यह अंतःस्रावी तंत्र होता है वह पूरे शरीर में व्यवस्थित जाल का निर्माण करता है। जैसा कि आप सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि इसमें पूरे शरीर में क्या है, एक व्यवस्थित जाल का निर्माण करते हैं तंत्रिका कोशिकाओं का, जो कि बिंदु दर बिंदु शरीर के प्रत्येक भाग में उपस्थित होते हैं, जो कि बिंदु दर बिंदु उपस्थित होकर के और किसका कार्य करता है, समन्वय का कार्य करता है। बिंदु दर बिंदु उपस्थित होकर के और समन्वय का कार्य करता है। तो इस प्रकार के जाल को हम क्या कहेंगे, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि मनुष्य के अंदर पूरे शरीर के अंदर एक जालनुमा संरचना के रूप में फैला हुआ है और ये जाल होता है, ये जाल पूरे शरीर में बिंदु दर बिंदु उपस्थित होकर के और समन्वय या नियंत्रण का कार्य करता है, तो उसे हम तंत्रिका तंत्र कहेंगे। दूसरा तंत्र उपस्थित होता है जिसे हम अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। यह अंतःस्रावी तंत्र होता है, उसके द्वारा हार्मोन का स्रावण किया जाता है। किसका स्रावण किया जाएगा, हार्मोन का। और ये विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन होंगे, यह रासायनिक समन्वय का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से रासायनिक समन्वय होगा, उस रासायनिक समन्वय का करने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो आप ध्यान देंगे रासायनिक समन्वय करने का कार्य है वह अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा किया जाता है। तो ये बेसिक बात हमें ध्यान रखनी है कि मानव शरीर में विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय दो तंत्रों के द्वारा होता है। पहला आपको तंत्रिका तंत्र ध्यान रखना है, दूसरा कौन सा ध्यान रखना है, अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र किससे कहेंगे, तो व्यवस्थित जाल होगा जो बिंदु दर बिंदु उपस्थित होकर के शरीर में समन्वय एवं नियंत्रण का कार्य करता है। जबकि अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन स्रावित करेगा जिनके माध्यम से रासायनिक समन्वय या नियंत्रण का कार्य किया जाता है। अब हम सबसे पहला तंत्र पढ़ेंगे और वो कौन सा तंत्र है, तंत्रिका तंत्र या नर्व सिस्टम। किसे कहेंगे तंत्रिका तंत्र, तो आपको जानना है शरीर के विभिन्न अंगों के समस्त कार्यों में संतुलन एवं सामंजस्य बनाकर शरीर पर नियंत्रण करने वाले तंत्र को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र किसे कहेंगे, तो आप क्या ध्यान देंगे कि शरीर के विभिन्न अंगों के समस्त कार्यों में संतुलन एवं सामंजस्य बनाकर शरीर पर नियंत्रण करने वाले तंत्र को हम क्या कहेंगे, तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। अब तंत्रिका तंत्र तो वो कैसे नियंत्रण करता है, देखो हमारे शरीर में कोई भी बाहर से कोई वातावरण का उद्दीपन होता है, उस उद्दीपन को ये ग्रहण करेगा और उद्दीपन को ग्रहण करेगा वह अंग होगा जिसे हम क्या कहेंगे, संवेदी अंग कहते हैं। जैसे कि आँख है, कान है या नाक है या त्वचा है, तो ये सारे आपको ध्यान रखना है जो संवेदनाएं होती हैं उन संवेदनाओं को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। यानी उद्दीपन होंगे वो उद्दीपन किस रूप में ग्रहण किए जाएंगे, संवेदनाओं के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। और ये संवेदनाओं के रूप में ग्रहण करके और यहाँ से तंतु लेके जाएंगे और उन
तंतुओं को हम क्या कहते हैं, संवेदी तंतु कहेंगे। और संवेदी तंतु होते हैं वह सेंट्रल नर्व सिस्टम तक ले जाते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक, जैसे मस्तिष्क या मेरुरज्जु वहाँ तक ले जाते हैं। और मस्तिष्क और मेरुरज्जु होगा उसमें उस संवेदना, उस उद्दीपन का क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। और विश्लेषण करके और उनका वापस से चालक तंतु के माध्यम से उस विश्लेषण को, उस प्रतिक्रियात्मक जो संवेदना होगी, उस संवेदना को, उस रिस्पॉन्स को उस प्रभावी अंग तक चालक तंतुओं के माध्यम से पहुंचाया जाता है और फिर उसके प्रति प्रतिक्रिया होती है। इस प्रकार से पूरी प्रतिक्रिया का एक जो पूरा फ्लो चार्ट बनेगा उसके माध्यम से ये क्या करेगा, इस प्रकार से एक पूरी प्रक्रिया का आपको ध्यान रखना है। एक पूरा प्रतिवर्ती चाप बनता है, प्रतिवर्ती चाप के फलस्वरूप उस क्रिया का आपको ध्यान रखना है, बारे में सूचना हमें मिलती है। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में। ये पूरा तंत्रिका तंत्र है, उस तंत्रिका तंत्र का जो है निर्माण होता है, वह तंत्रिका तंत्र का निर्माण होगा वह किससे होता है, या एक तंत्रिका तंत्र का पूरा जाल बनता है, वो जाल किससे बनता है, तो आपको ध्यान रखना है एक विशेष कोशिका से बनेगा जिसे हम क्या कहेंगे, तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। तो ये पूरा जाल बनेगा, उस जाल को हम क्या कहेंगे, तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। और तंत्रिका कोशिका ही होती है तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई होती है। फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सिस्टम किसे कहेंगे, तो आप ध्यान देंगे कार्यात्मक इकाई होती है वह तंत्रिका कोशिका को कहा जाता है। इस तंत्रिका कोशिका के बारे में डिटेल अध्ययन हमने क्लास 11th में कर लिया था, इसलिए आपको हम तंत्रिका कोशिका है उसका डिटेल अध्ययन यहाँ पर नहीं करेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है, तंत्रिका कोशिका होगी वह कैसी इकाई होती है, एक फंक्शनल यूनिट होती है, क्रियात्मक इकाई होती है। अब ध्यान दीजिए तंत्रिका तंत्र का उद्भव कहाँ से हुआ, तो आप ध्यान दें सबसे पहला जो संघ होता है वो कौन सा होता है, प्रोटोजोआ संघ। और प्रोटोजोआ के बाद में कौन सा आ जाता है, पोरीफेरा। प्रोटोजोआ और पोरीफेरा संघ होता है, उस संघ में आपको ध्यान रखना है तंत्रिका तंत्र का अभाव होता है, यानी इसमें तंत्रिका तंत्र का क्या होगा, अभाव होता है, तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है। तो इसमें तो तंत्रिका तंत्र का क्या होगा, अभाव होता है, अनुपस्थित होता है। तो आप देखेंगे कि जो प्रोटोजोआ एवं पोरीफेरा संघ के सदस्य हैं उनमें तो तंत्रिका तंत्र, तो सबसे पहले तंत्रिका तंत्र का उद्भव कहाँ से होगा, तो आपको ध्यान रखना है सिलेंट्रेंट्रा संघ से। तो आप देखेंगे कि तंत्रिका तंत्र का उद्भव होता है, वह तंत्रिका तंत्र का उद्भव होगा वह किस संघ से माना जाता है, तो आप संघ कौन सा ध्यान रखेंगे, तो आप संघ ध्यान देंगे सिलेंट्रेंट्रा। कौन सा संघ, सिलेंट्रेंट्रा संघ या नेडेरिया संघ होता है, उस सिलेंट्रेंट्रा संघ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो उद्भव होगा वो प्रारंभिक रूप से किसमें देखा जाता है, सिलेंट्रेंट्रा में। और सिलेंट्रेंट्रा में किसी विशेष जीव के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना हाइड्रा से माना जाता है, जिसमें प्रारंभिक रूप से सर्व प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। तो यह हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, तंत्रिका तंत्र का उद्भव। उसके बाद में तंत्रिका तंत्र में गैंग्लियन संरचना है, उस गैंग्लिया का विकास होता है, वह गैंग्लिया का विकास किस संघ से माना जाता है, तो आप देखेंगे गैंग्लिया का विकास होता है फ्लैट वर्म से होता है। तो गैंग्लिया का विकास सर्वप्रथम हुआ है, उद्भव हुआ वह किस में हुआ है, तो आप ध्यान देंगे गैंग्लिया का सर्वप्रथम विकास या उद्भव हुआ है वह फ्लैट वर्म से हुआ है, चपटे कर्मी से हुआ है। तो फ्लैट वर्म या चपटे कर्मी होते हैं जो कि प्लेटीहेलमिन्थीज के सदस्य हैं, उन चपटे कर्मी से आपको ध्यान रखना है इस जो है गैंग्लियन तंत्र का विकास हुआ है, गैंग्लिया का विकास हुआ है। उसके बाद में आप देखेंगे कि मस्तिष्क जैसी संरचनाओं का विकास हुआ है, ब्रेन जैसी संरचना का विकास हुआ है, मस्तिष्क समान संरचनाओं का विकास हुआ है, वह किस में हुआ है, तो आप ध्यान देंगे जो ऑर्थोपोडा संघ है उससे मस्तिष्क समान संरचना का विकास हुआ है, वह किस संघ से हुआ है, तो आप देखेंगे ऑर्थोपोडा संघ से हुआ है। ऑर्थोपोडा संघ या कीट वर्ग है उनके अंदर आप देखेंगे तो मस्तिष्क समान संरचना उपस्थित होती है। तो मस्तिष्क समान संरचना का विकास किस संघ से माना जाता है, ऑर्थोपोडा संघ से माना जाता है। फिर उसके बाद में देखते हैं कि उच्च वर्ग के प्राणी होते हैं, उच्च वर्ग के प्राणी यानी उच्च वर्ग कौन सा हुआ, कॉर्डेटा। उस वर्ग के प्राणी होते हैं उनमें विकसित प्रकार का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। उच्च वर्ग के प्राणियों में विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तो इस प्रकार से उच्च वर्ग के प्राणी होंगे उसमें विकसित प्रकार का तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तो यह देखेंगे आप कि इसमें क्या पाया जाता है, विकसित प्रकार का तंत्रिका तंत्र उच्च वर्ग के कॉर्डेटा संघ के प्राणियों में देखा जाता है। और इनमें जो तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है उनके प्रमुख कार्य होते हैं वह निम्न होते हैं। उच्च वर्ग के प्राणियों में तंत्रिका तंत्र है वह कौन कौन से कार्य करता है, तो उसमें आप सबसे पहला कार्य ध्यान देंगे, यह शरीर के विभिन्न अंगों की क्रियाकलापों को संचालित एवं नियंत्रित करता है। शरीर के समस्त अंग है उन अंगों के आपस में या फिर अंगों के बीच में
विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण, समन्वय, सामंजस्य होता है, वह कौन करता है? तो आप तंत्रिका तंत्र ध्यान देंगे। तो पहला कार्य आपको ध्यान रखना है, यह शरीर के विभिन्न अंगों की क्रियाओं को संचालित और क्या करता है? नियंत्रित करता है। दूसरा कार्य आप ध्यान देंगे कि यह संवेदी अंगों के माध्यम से मानव शरीर को बाहर की दुनिया के बारे में सूचना देता है। बाहर की दुनिया के बारे में हमें सूचना प्राप्त होती है, वह किस अंगों के माध्यम से? संवेदी अंगों के माध्यम से। और संवेदी अंगों के वह सूचनाएं कहाँ तक भेजते हैं? मस्तिष्क या मेरु तक, तंत्रिका तंत्र तक, और जहाँ से हमें उसका बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो हमारे जैसे आपको देखना है संवेदी अंग होते हैं, उसमें सबसे बड़ा संवेदी अंग त्वचा है, या इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो नेत्र है, या आपको कर्ण है, या आपको देखना है नासिका है। ये सारे जो है उन अंगों के द्वारा बाहर की दुनिया के बारे में हमें सूचना प्राप्त होती है। तो दूसरा कार्य हो गया। तीसरा कार्य है, यह समस्त ऐच्छिक क्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं जिन पर हमारा नियंत्रण होता है, उन सभी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण है वह किसके द्वारा किया जाता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। जैसे बोलना है, दौड़ना है, लिखना है, पढ़ना है, ये सारी क्रियाएं हैं, उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो आप तंत्रिका तंत्र के द्वारा। ये सारी अच्छी क्रियाएं हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते हैं। ये सारी क्रियाएं हैं, वो किससे पर निर्भर करेगी? तो आपको देखना तंत्रिका तंत्र पर निर्भर करती है, नियंत्रित होती हैं। फिर उसके बाद में हमारे शरीर की अनेक अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, उनका नियंत्रण भी किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रण होता है। जैसे कि आप देखेंगे सांस लेने की क्रिया होती है, सांस लेने की क्रिया है वह किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा। यहाँ आप देखेंगे हृदय का धड़कन या स्पंदन, हृदय के स्पंदन की क्रियाविधि होती है, वह भी स्व नियंत्रित होती है और स्वाय तंत्रिका तंत्र के द्वारा। और पेशी जनित हृदय होता है तो पेशियों के द्वारा नियंत्रित होता है। आहार नाल में भोजन का पाचन है, उस पाचन की क्रियाविधि का नियंत्रण भी अनैच्छिक रूप से होता है। और भोजन होगा आहार नाल में गमन करता है, संचलन करता है, क्रमांकुंचन गति के माध्यम से आगे की ओर बढ़ता है, उसका नियंत्रण भी किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। तो ये चार मुख्य कार्य हमें ध्यान रखना है जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा किए जाते हैं। अब हम डिटेल से अध्ययन करेंगे कि मानव के अंदर तंत्रिका तंत्र होता है, उसकी संरचना किस प्रकार की। अगला हमारा टॉपिक रहेगा वो कौन सा, हमें ध्यान रखना है मानव में तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो हम देखते हैं मानव के अंदर तंत्रिका तंत्र किस प्रकार से निर्मित होता है, बात करेंगे। तो आप ध्यान देंगे कि मानव के अंदर जो तंत्रिका तंत्र होता है यानी ह्यूमन नर्व सिस्टम होता है, उस बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं मानव तंत्रिका तंत्र या ह्यूमन नर्व सिस्टम के बारे में। तो ध्यान दीजिए, मानव के अंदर तंत्रिका तंत्र होता है, उसमें हम दो भागों में इसको बांट सकते हैं। एक तो तंत्रिका तंत्र जो कि केंद्रीय भाग में उपस्थित, सेंट्रल भाग में उपस्थित होता है, यानी शरीर के सेंटर में उपस्थित होता है, सेंट्रल भाग में उपस्थित होता है, तो उस तंत्रिका तंत्र को हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहेंगे। और दूसरा भाग होता है जो कि इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के परिधि में उपस्थित होता है, उसे हम पेरिफेरल या परिधीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तो तंत्रिका तंत्र को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? मनुष्य का तंत्रिका तंत्र होता है, उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला हमें ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है कौन सा हो जाएगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो फर्स्ट प्रकार का तंत्रिका तंत्र होगा जिसे हम क्या कहेंगे? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या जिसे हम क्या कहेंगे? सेंट्रल नर्व सिस्टम कहा जाता है। तो इस प्रकार से सेंट्रल नर्व सिस्टम है वो हमको ध्यान रखना है, जिसको मैं शॉर्टकट में CNS भी लिख सकता हूं। तो इस प्रकार से ये पहला भाग हो जाएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में, सेंट्रल नर्व सिस्टम के बारे में। और सेंट्रल नर्व सिस्टम के बाद में दूसरा नर्व सिस्टम हमें ध्यान रखना है जो कि परिधि में उपस्थित होता है। सेंटर में कौन कौन उपस्थित होता है? तो इसमें दो आप मुख्य अंग ध्यान रख सकते हैं। एक सेंटर में क्या उपस्थित होगा? मस्तिष्क होता है वो हमारे शरीर के सेंटर में इस प्रकार से उपस्थित है। और नीचे का और भाग है वो मस्तिष्क से पीछे की ओर का भाग होता है जो कि कशेरुकी की दंड के अंदर की ओर उपस्थित होता है, उस भाग को हम क्या कहते हैं? मेरुरज्जु कहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें दो भाग हो जाएंगे, एक तो मस्तिष्क हो जाएगा या मस्तिष्क जिसे हम ब्रेन कहेंगे, तो मस्तिष्क या ब्रेन हो जाएगा। और दूसरा भाग हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? मेरुरज्जु या जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो इस प्रकार से स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु होता है। ये दो भाग होंगे किसके अंदर? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंतर्गत भाग होते हैं। अब उसके बाद में ध्यान दें, दूसरा जो कि पार्श्व में उपस्थित होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? परिधीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तो सेकेंड टाइप का कौन सा हो जाएगा? परिधीय तंत्रिका तंत्र या जिसे हम क्या कहेंगे? पेरिफेरल नर्व सिस्टम कहा जाता है। तो इस प्रकार से पेरिफेरल नर्व सिस्टम कहा जाता है।
तो पेरिफेरल नर्व सिस्टम हो जाएगा, वो सेकंड नर्व सिस्टम हो जाएगा, जिसे शॉर्ट में लिख सकते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम। तो इस प्रकार से दो प्रकार का तंत्रिका तंत्र होते हैं, वे मनुष्य के अंदर उपस्थित होते हैं। अब ध्यान दें, पेरिफेरल का मतलब हुआ कि यह तंत्रिका तंत्र होता है वह मस्तिष्क और मेरुदंड से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती है उनसे मिलकर के बना होता है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो यह मुख्य रूप से किससे बना होता है, तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होगा, तंत्रिकाएं होती है, नर्व्स होती है, नर्व से मिलकर के बना होता है। और नर्व होती है वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलती है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का है, मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु, उनसे निकलने वाली तंत्रिका होगी तो उनको भी हम कितने भागों में बांट सकते हैं, दो प्रकार की तंत्रिकाओं में बांटा जा सकता है। पहली हम तंत्रिकाएं ध्यान देंगे जो कि मस्तिष्क से निकलती हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे, कपालीय तंत्रिकाएं कहते हैं। तो इस प्रकार की तंत्रिकाएं जो कि किससे निकलती है, मस्तिष्क से निकलती हैं, उन्हें हम कपालीय तंत्रिकाएं या उसे हम क्रेनियल नर्व कहा जाता है। तो इस प्रकार की नर्व जो कि किससे निकलती हैं, तो आपको ध्यान रखना है मस्तिष्क से निकलती हैं, और मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं होंगी उन्हें हम कपालीय तंत्रिकाएं कहेंगे। दूसरी आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना मेरु से निकलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेरु तंत्रिकाएं कहा जाता है। उसे हम क्या कहेंगे, मेरु तंत्रिकाएं या स्पाइनल नर्व कहा जाता है। तो इस प्रकार से स्पाइनल नर्व या जिसे हम क्या कहेंगे, तो आपको देखते हैं मेरु तंत्रिकाएं कहा जाता है। तो ये दो प्रकार की तंत्रिका होगी जिनसे आपको ध्यान रखना है परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र होगा उसमें मुख्य रूप से वे तंत्रिकाएं शामिल होती हैं जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलती हैं, और ये मुख्य रूप से किससे बना होता है, तंत्रिकाओं से बना होता है। इसमें दोनों प्रकार की तंत्रिकाएं शामिल हो सकती हैं, मस्तिष्क की और सभी भागों से शरीर के मस्तिष्क की ओर लाने वाली तंत्रिकाएं भी शामिल हो सकती है, या मस्तिष्क से दूर ले जाने वाली तंत्रिकाएं, वो सभी तंत्रिकाएं किसमें शामिल हो जाएगी, कपालीय तंत्रिकाओं के अंतर्गत शामिल होती हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं मेरुरज्जु की ओर लाने वाली या ले जाने वाली जो संवेदनाएं ले जाती या लाती हैं, उन दोनों प्रकार की तंत्रिकाएं जो मेरु से संबंधित होती हैं उसे मेरु तंत्रिकाएं या स्पाइनल नर्व कहा जाता है। तो ये तंत्रिकाओं से बना तंत्रिकाएं मुख्य रूप से कितने प्रकार की हो जाएगी, दो प्रकार की होती हैं। अब हम एक दूसरे प्रकार से इसको डिवाइड कर सकते हैं, जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है उस परिधीय तंत्रिका तंत्र को अगेन दो भागों में बांटा जा सकता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र होगा उसको अगेन कितने भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला आप ध्यान देंगे तो यह मैंने बताया कि तंत्रिकाएं होती हैं वह शरीर के विभिन्न भागों से संवेदना को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ला सकती है, या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो नियामक उद्दीपन होते हैं उन उद्दीपनों को शरीर के विभिन्न भागों में ले जा सकती हैं। तो आप ध्यान देंगे कि संवेदी अंग होते हैं, उन संवेदी अंगों से मस्तिष्क या मेरुरज्जु से संवेदी अंगों से आप ध्यान देंगे सेंट्रल नर्व सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ओर संवेदनाएं लाती हैं, उन संवेदनाओं को लाने वाली तंत्रिकाएं हो जाएगी। जैसे कि हमारे को किसी ने सुई चुबो दी या कोई ऐसी चीज हमें स्पर्श की है और जो कि चुभन युक्त है या गर्म चीज है, तो उसका फटाक से संवेदना हमारे मस्तिष्क में पहुंचेगी और जहां से वापस क्या होता है, रिस्पॉन्स प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कोई आवाज देता है तो हम सुनते ही या तो उस ओर देखने लग जाते हैं या दूसरी ओर देखने लग जाते हैं। इसी प्रकार से कोई वस्तु को देख करके उस ओर हम आकर्षित होते हैं, तो इस प्रकार की परिस्थिति भी हो सकती है। तो ये सारी आपको ध्यान रखना हमारे संवेदी अंग होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, और इन संवेदी अंग या सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उन संवेदी अंगों से जो संवेदनाएं होती हैं, ये संवेदनाएं होगी, उन संवेदनाओं को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती हैं, और इस प्रकार की जो तंत्रिकाएं होगी उसे हम क्या कहेंगे, तो आपको देखना है प्रेरक तंत्रिका, इस प्रकार की तंत्रिकाएं होगी, उन तंत्रिकाओं को हम क्या कहेंगे, तो आपको देखना है संवेदी तंत्रिकाएं कहा जाता है। यानी संवेदनाओं को ले जाने वाली तंत्रिकाएं होगी तो उन्हें हम क्या कहेंगे, संवेदी तंत्रिकाएं, जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ओर ले जाती हैं। तो संवेदी तंत्रिकाएं या संवेदी तंत्रिकाएं होगी, इन तंत्रिकाओं को ही हम क्या कहते हैं, तो आपको अभिवाही तंत्रिकाएं, यानी जो मस्तिष्क या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उस ओर लाती हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, अभिवाही तंत्रिकाएं भी कहा जाता है। तो यह सेंसरी ऑर्गन से यानी विभिन्न प्रकार के संवेदी अंगों से आ रही है, इस कारण से इसे हम क्या कहेंगे, संवेदी तंत्रिकाएं, या इंग्लिश में इसे हम क्या कहेंगे, सेंसरी नर्व्स कहा जाता है। तो इस प्रकार की नर्व होगी उसे हम क्या कहेंगे, सेंसरी नर्व कहा जाता है, या इसे हम अभिवाही तंत्रिकाएं कहेंगे। दूसरे प्रकार की होती हैं जिसे हम क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना, जैसे ही संवेदनाएं हमारे मस्तिष्क में पहुंची तो वहां पर या मेरुरज्जु में पहुंची, वहां पर इसका एनालिसिस होगा। एनालिसिस होने के बाद में यहाँ से जो
हमें उद्दीपन प्राप्त होंगे जिन्हें हम नियामक उद्दीपन कहेंगे, उन नियामक उद्दीपनों को उस संबंधित अंग तक या प्रभावित अंग तक ले जाने से संबंधित जो तंत्रिकाएं होगी वे तंत्रिकाएं क्या कहलाएगी, तो सेकंड प्रकार की तंत्रिकाएं जिन्हें हम प्रेरक या चालक तंत्रिकाएं कहा जाता है। तो सेकंड टाइप की हो जाएगी जिसे हम क्या कहेंगे, प्रेरक या जिसे हम क्या कहेंगे चालक तंत्रिकाएं कहा जाता है। प्रेरक या क्या कहेंगे चालक तंत्रिकाएं कहा जाता है, या इसे हम क्या कहेंगे अपवाही तंत्रिकाएं भी कहा जा सकता है। तो अपवाही तंत्रिकाएं या चालक या प्रेरक तंत्रिकाएं कहा जाता है। यानी ये क्या काम कर रही है, तो आपको ध्यान रखना है, यानी जो संवेदनाएं होती है उसको लेकर के जा रही है और लेकर को जाने के लिए मोटर यानी मोटर न्यूरॉन्स होती है या मोटर नर्व्स होती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से मोटर नर्व्स होगी, यह हमें ध्यान रखनी है, जो कि मस्तिष्क या मेरुदंड से यानी आपको ध्यान रखना है सेंट्रल नर्व सिस्टम से जो नियामक उद्दीपन होते हैं, जो उससे रेगुलेटरी उद्दीपन होते हैं, जो उसकी क्रियाविधि को क्या करेंगे नियंत्रित करेंगे, उस नियामक उद्दीपन होगा, उस उद्दीपन को इफेक्टिव ऑर्गन्स होगा, संबंधित अंग होता है, जिस अंग वो प्रभावित अंग है उस संबंधित अंग तक ले जाती हैं। यानी जो इफेक्टर ऑर्गन्स है, जो प्रभावी अंग है, उस प्रभावित अंग होगा, उस प्रभावित अंग तक ले जाने वाली जो तंत्रिकाएं होगी उन तंत्रिका को हम क्या कहेंगे प्रेरक तंत्रिकाएं या चालक तंत्रिकाएं कहा जाता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार की तंत्रिकाएं हो सकती हैं। एक तो आपको कौन सी ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है संवेदी तंत्रिका या अभिवाही तंत्रिका या जिसे सेंसरी नर्व कहा जाता है, जो कि संवेदी अंगों से संवेदनाओं को स्कंदरीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है। तो उसे हम क्या कहेंगे, जैसे हमारे जितने भी संवेदी अंग है, त्वचा है या आंख है या नाक है या कान है, नाक से गंध संबंधी संवेदनाएं हैं, या आपको आंखों से जो दृष्टि संबंधी संवेदनाएं हैं, कानों से हमें ध्वनि संबंधी संवेदनाएं हैं, त्वचा से हमें स्पर्श संबंधी संवेदनाएं हैं, ये सभी संवेदनाएं होगी वह मस्तिष्क या मेरुदंड तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। वह कौन सी तंत्रिकाएं करेगी, संवेदी तंत्रिकाएं करती हैं। अब वहां से जो रिस्पांस प्राप्त होगा उस रिस्पांस को वापस से उस प्रभावित अंग तक ले जाने का कार्य करता है। जैसे हमें कोई गर्म वस्तु स्पर्श की है तो वहां से फटाक से हाथ हटाने का जो रिस्पांस है, या आपको ध्यान रखना है कोई बुरी गंध आ रही है तो उस प्रकार की होगी, तो हमें नाक पकड़ने का जो हमारी संवेदनाएं प्राप्त होती है हमें, तो इस प्रकार के जो हमें नियामक उद्दीपन प्राप्त होते हैं वे सारे उद्दीपन होंगे, उसको ले जाने वाली तंत्रिकाएं होगी, उसे हम प्रेरक तंत्रिकाएं या चालक तंत्रिकाएं या अपवाही तंत्रिकाओं के नाम से जाना जाता है, जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से उस संबंधित अंग तक पहुंचती है। तो इस प्रकार से दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, किसको, परिधीय तंत्रिका तंत्र की जो तंत्रिकाएं होती हैं उसको उनकी क्रियाविधि के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए, यह प्रेरक जो तंत्रिकाएं हैं या चालक तंत्रिका हैं, इन चालक तंत्रिकाओं को कार्यात्मक रूप से अगेन दो भागों में बांटा गया है। यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र को कार्यात्मक रूप से, देखो ध्यान दीजिए, पेरिफेरल नर्व सिस्टम को कार्यात्मक रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। यानी इसमें जो सेंसरी ऑर्गन होगा उस सेंसरी ऑर्गन से संवेदनाएं प्राप्त होने के बाद में जो चालक तंत्रिका या प्रेरक तंत्रिका होगी, वे तंत्रिकाएं जो संवेदनाएं लेके जा रही हैं वह संवेदनाएं किन पेशियों की ओर ले जाती हैं, उस आधार पर कार्यात्मक रूप से पेरिफेरल नर्व सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। अब देखो ध्यान दें, यदि आप ध्यान देंगे जो चालक तंत्रिकाएं हैं या प्रेरक तंत्रिकाएं हैं, ये तंत्रिकाएं होगी उससे वे सेंट्रल नर्व सिस्टम से जो नियामक उद्दीपन है उन उद्दीपनों को ऐच्छिक पेशियों की ओर ले जाती हैं। यानी ऐच्छिक पेशियां जो हमारी कंकालीय पेशियां होती हैं, जो हमारे कंकाल तंत्र से संबंधित पेशियां होती हैं, जिस पर हमारी इच्छा का नियंत्रण होता है, उन्हें ऐच्छिक पेशियां कहेंगे, उन ऐच्छिक पेशियों की ओर ले जाएंगे। तो इस प्रकार की जो तंत्रिकाएं होगी जो कि कहां की ओर ले जाती हैं, तो ऐच्छिक पेशियों की ओर ले जाएगी। इस प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर बनेगा तंत्रिका तंत्र, उसे हम कहेंगे कायिक तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। उस तंत्रिका तंत्र को हम क्या कहेंगे, कायिक तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, या सोमेटिक नर्व सिस्टम कहा जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, सोमेटिक नर्व सिस्टम कहा जाता है। तो इस प्रकार से सोमेटिक नर्व सिस्टम कहेंगे, वो कौन से नर्व सिस्टम को कहेंगे जिस पर हमारी इच्छा का नियंत्रण होता है, उस प्रकार की जो नर्व होगी उसे हम क्या कहेंगे, सोमेटिक नर्व सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो इस नर्व सिस्टम को हम क्या कहेंगे, सोमेटिक नर्व सिस्टम कहा जाता है, जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मोटर न्यूरॉन्स होगी वह
ऐच्छिक पेशियों की ओर जो नियामक उद्दीपन होते हैं उन उद्दीपनों को ले जाने का कार्य करती हैं। तो इस प्रकार की हो जाएगी कायिक तंत्रिका तंत्र। दूसरा आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर सेंट्रल नर्व सिस्टम से, यह आपको ध्यान रखना है जो यहाँ पर नियामक उद्दीपन होंगे उन उद्दीपनों को अनैच्छिक पेशियों को ले जाते हैं, जिन पर हमारी इच्छा के अनुसार नियंत्रण नहीं होता है। अनैच्छिक पेशियां होती हैं उस पेशियों की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार की जो नर्व सिस्टम होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑटोनोमस यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक तंत्रिका तंत्र या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिस पर हमारी इच्छा का नियंत्रण नहीं होता है उस प्रकार की तंत्रिका को और ले जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम कहा जाता है। तो इस प्रकार का सिस्टम होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम कहा जाता है। तो ये सेकंड टाइप का हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है वह अगेन दो प्रकार का होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अगेन कितने प्रकार का होगा, तो आप ध्यान देंगे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है वह अगेन 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं, तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि एक प्रकार का स्वायत्त तंत्रिका तंत्र वह तंत्रिका तंत्र होता है जो कि हमें प्रतिकूल परिस्थितियां, अचानक उत्पन्न होने वाली परिस्थितियां होती हैं उससे संबंधित होता है, यानी हमारे शरीर की जो अचानक परिस्थितियां होती है उससे लड़ने के लिए तैयार करता है या उसके प्रति रिस्पॉन्स के लिए तैयार करता है, या भयावह परिस्थितियां होती है, डर की परिस्थितियां होती है, बेचैनी की परिस्थितियां होती है, उस प्रकार की परिस्थितियों में एक्टिव होता है उसे हम क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना उस प्रकार का होगा उसे हम सिंपैथेटिक या अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। या अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को क्या कहेंगे हम, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम कहा जाता है। और दूसरा आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है जब हम विश्राम अवस्था में हैं उस समय कार्य करता है उसे हम परानुकंपी नर्व सिस्टम या तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र और अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम जिसे हम कहेंगे, तो ये 2 प्रकार का होता है। जब अचानक परिस्थितियों, अचानक से आप क्लास में आते हो और क्लास टीचर आपको बोल देता है कि आज आपका टेस्ट है, आपको पहले से नहीं बताया तो आपकी हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रुधिर का प्रभाव बढ़ जाता है, बेचैनी महसूस होती है, पसीना आने लग जाता है, तो इस प्रकार की परिस्थितियां होगी। वह आपको ध्यान रखना है कौन से तंत्रिका तंत्र के कारण से होते हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कारण से होता है। तो इस प्रकार की रिस्पॉन्स देने वाली जो मोटर न्यूरॉन्स होगी उससे मिलकर के तंत्रिका तंत्र बनेगा, उसे हम अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कहेंगे। जब आप विश्राम अवस्था में, रिलैक्स अवस्था में है उस समय जो तंत्रिका तंत्र कार्य करता है उसे हम परानुकंपी तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से अनुकंपी और दूसरा आपको परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होगा 2 प्रकार का हो सकता है, एक तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा कौन सा हो जाएगा, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब हम उसके बाद में देखते हैं कि जो अगले भाग है उसमें आप देखते हैं कि सेंट्रल नर्व सिस्टम में जो मस्तिष्क हो रहा है उस मस्तिष्क के भी आप ध्यान देंगे तो 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क के कितने भाग होंगे, 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला भाग आप ध्यान देंगे तो आप इसमें देखेंगे अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क का जो भाग होता है अग्र मस्तिष्क, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे फोर ब्रेन, तो इस प्रकार से फोर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। दूसरा भाग जो मध्य भाग में होता है जिसे हम मध्य मस्तिष्क कहेंगे या मिड ब्रेन कहा जाता है, मध्य मस्तिष्क या जिसे हम क्या कहेंगे, मिड ब्रेन के नाम से जाना जाता है, तो मिड ब्रेन कहेंगे। और उसके बाद में अगला भाग होगा जो कि पीछे की ओर वापस होता है जिसे हम पश्च मस्तिष्क कहेंगे। पश्च मस्तिष्क जो मस्तिष्क के साइड में जुड़ा हुआ रहता है उस भाग को हम पश्च मस्तिष्क कहेंगे या इसे हाइंड ब्रेन कहा जाता है। तो इस प्रकार के ब्रेन को हम क्या कहेंगे, हाइंड ब्रेन कहा जाता है। तो ब्रेन होगा, उसके 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क जो मस्तिष्क का आगे का भाग होता है 80% भाग होगा, वह भाग कौन सा होगा, अग्र मस्तिष्क होता है। कम विकसित बीच का भाग होता है जिसे हम मध्य मस्तिष्क कहेंगे और पीछे का भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पश्च मस्तिष्क, जो कि मेरुज्जु से जुड़ा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान रखना है, मस्तिष्क होते हैं उसमें 3 भाग होंगे। इन तीनों भागों के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे इसी क्लास में आगे। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है इसके बारे में।
तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होगा, उसके कौन कौन से भाग होते हैं, और परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, उसके किस प्रकार के भाग होते हैं। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन है वो आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। ये क्लासिफिकेशन एक बेसिक है, और ये बेसिक याद होगा तो आधा काम आपको जो तंत्रिका तंत्र उसको समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, और इससे कई सवाल भी बनते हैं। तो इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि मनुष्य के अंदर जो तंत्रिका तंत्र होता है उसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है।